आरव गाड़ी के नीचे उतरा और उसने घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20 से 25 बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी में शायद कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल चेक किया, पर उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर उसने गाड़ी के पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, ओ मिताली, उठो, जल्दी से हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ये ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ा उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूं ये खटारा गाड़ी बेच दो, कम से कम एक सेकंड हैंड कार ही ले लो। आरव बोला, खरीद लेंगे, अब अपना हैंडबैग उठाओ और चलो कहीं। रात गुजारने के लिए जुगाड़ भी तो करना होगा। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर से कहीं भेड़िए के रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर मिताली थोड़ा डरने लगी, लेकिन फिर भी दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। लेकिन आरव कुछ कह पाता, आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। आरव कहता है, लगता है बारिश आने वाली है। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पर एक पुरानी सी रस्सी लटक रही थी। उसे आरव ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई और ना ही उन्होंने कोई आवाज की थी। फिर वो दोनों दरवाजा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठ के एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर मेरे दोस्त के एक फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। तो क्या मैं आपके यहाँ से कोई कॉल कर सकता हूँ? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, फोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें अपना पहला इंट्रोडक्शन देना सही समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर पड़ी, जहाँ एक बहुत ही बड़ी सी फोटो फ्रेम थी। लेकिन वो फोटो फ्रेम पूरी तरीके से खाली था। पूरे घर में सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें थी, लेकिन सब तस्वीरों में एक बात समान थी कि तस्वीरों में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी के कमरे में जाकर लैंडलाइन से मिंटू को फोन लगाया, पर बहुत बार कोशिश करने पर भी उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहां भी एक और फोटो फ्रेम टंगी हुई थी और उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, वो सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें ये बात बहुत ही अजीब सी लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा कोशिश कर लो, या फिर चाहो तो आज की रात तुम दोनों यहीं रुक सकते हो। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने के लिए कोशिश करने लगे, पर सब बेकार रहा।
आखिर में दोनों ने रात में वहीं रुकने का डिसीजन लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात को अचानक आरव की नींद खुल गई और वो फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरीके से डेड था। फोन नीचे रखते वक्त आरव की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वो बोली, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वो दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और अंधेरे में वो हवेली पूरी तरीके से ढक चुका था। चारों तरफ शमशान की तरह सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर गई, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिक्की बैठ गई और आरव बेसुध पड़ चुका था। कुछ ही पलों में मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव वहां पर एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे, पर अंधेरे में उन्हें अब कई सारे लोगों के सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे।